आज हम लोग अध्ययन करेंगे पियाजे थ्योरी का जो थर्ड स्टेज है। इसके पहले हम सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पढ़ चुके हैं। सेकंड स्टेज के बारे में मैंने कल बताया था। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 साल तक की अवस्था होती है, और उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव पीरियड। तो उसको प्री ऑपरेशनल को 2 भाग में बांटा गया है, जो 2 से 7 साल की अवस्था होती है। और इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, अर्थात ठोस संक्रिया या मूर्त संक्रिया की अवस्था, जो 7 साल से लेकर 11 साल तक चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा उस समय सीखता है। इस समय बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्ट के आधार पर, मतलब कि ऑब्जेक्ट के आधार पर जो उसके सामने उपस्थित चीज़ें होती हैं उसके आधार पर मेंटल ऑपरेशन करता है, मानसिक क्रियाएं करता है, संक्रियाएं करता है, और उस समस्या का समाधान खुद करता है। अर्थात बच्चा में मेंटल ऑपरेशन जो होता है वो ठोस या जो भी सामने चीज़ें मौजूद हैं उसके आधार पर वो खुद करने लगता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट फेज है। और इसमें देखिए लॉजिक बिगिंस अबाउट कंक्रीट। तो कंक्रीट का मतलब मैं आपको यहाँ बताऊंगी। कंक्रीट का मतलब होता है जो सामने चीज़ होती है, जो मूर्त अवस्था होती है, जो सामने से दिखती है, उसको कंक्रीट बोलते हैं। कंक्रीट को मूर्त बोलते हैं, जो सामने दिख रही है उसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। तो जो सामने उसको दिखता है उसके बारे में वो मेंटल ऑपरेशन जो होता है करने लगता है और खुद समस्या का समाधान करता है। इसके बाद दूसरा है ट्रांसडक्टिविटी, और ऑब्जेक्ट सामने हो तो समझ जाएगा। अब इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ कि ये संक्रमिता क्या होता है और ऑब्जेक्ट सामने हो तो कैसे समझेगा दोनों को। पहले मैं ट्रांसडक्टिविटी को आपको समझाना चाहूँगी। ट्रांसडक्टिविटी जो होती है, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं ए है, बी है और सी है, तो बोलेंगे ना ए बी सी तीनों में बड़ा कौन है, तो बच्चा डायरेक्ट बोल देगा ये सामने दिख रहा है, कॉन्क्रीट है, सामने दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा ए है, ए जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उसके सामने था और उसने सामने देखकर क्या बोल दिया कि ए जो है सबसे बड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और बता दे रहा है कि कौन बड़ा है। और अगर इसी को हम बोलते हैं कि ए बड़ा है सी से, सी छोटा है बी से, बी छोटा है डी से, तो हमने एक वर्बल एसोसिएशन दे दिया जो उसको नहीं समझ में आएगा। वर्बल एसोसिएशन को मतलब तोड़ मरोड़ करके हमने सामने उपस्थित नहीं किया, हमने शाब्दिक रूप में पूछा, तो वो नहीं बता पाएगा। तो समझ रहे हैं, अगर हम सामने अगर देते हैं तो सामने ऑब्जेक्ट को समझ जाएगा, लेकिन जब हम सामने नहीं देकर उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में देंगे, जो दिखाएंगे नहीं, तो वो उसको नहीं बता पाएगा। इसी को ट्रांसडक्टिविटी और ऑब्जेक्ट सामने हो तो समझने की बात मैंने की है। और दूसरा है रिवर्सिबल थिंकिंग। जैसे इसके पहले वाले प्री ऑपरेशनल स्टेज में मैंने आपको बताया था कि उस स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग जो होती है नहीं होती है, अर्थात पलटावी गुण नहीं होता है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था 2 गुने 2 बराबर 4 बच्चा समझ जाएगा, लेकिन 4 भागा 2 बराबर 2 होगा, ये वो नहीं समझ पाता है। लेकिन इस स्टेज में क्या है, बच्चा ये समझने लगता है कि पलटावी गुण रिवर्सिबल थिंकिंग क्या होता है, रिवर्सिबल चीज़ों को भी वो समझने लगता है। उसके बाद ये जरूर याद रखिएगा, ये डबल सी और एस की बात मैंने की है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कंजर्वेशन की बात है, संरक्षण की बात है, तो संरक्षण किसे कहते हैं। संरक्षण को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि जैसे ये देखिए पानी है, 2 गिलास में मैंने पानी लिया है, तो इस गिलास में क्या है, दोनों गिलास में समान पानी है, इस गिलास में भी उतना ही पानी है, इस गिलास में भी उतना ही पानी है। ठीक है, दोनों का अमाउंट मैंने सेम रखा है। तो बच्चा भी समझने लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत मोटा है और ये पतला है तो इसमें पानी ज़्यादा होगा और इसमें पानी कम होगा। वो समझ जाता है कि दोनों, ये मोटा है और ये थोड़ा पतला है, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है और ये आधा है, तो यानी दोनों में पानी जो होता है समान होगा। तो ये उस चीज़ को समझने लगता है कि दोनों में पानी जो होता है समान रूप होगा। तो बच्चा इस चीज़ों को यहाँ से समझने लगता है। इसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। संरक्षण का गुण इसी को बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की बात होती है, डिवाइड करने लगता है, मनुष्य है, जानवर है, क्लासिफिकेशन की बात वो समझने लगता है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद क्रमबद्धता की बात होती है, वो सीरीज़ को समझने लगता है, सीरीज़ में वो चीज़ों को सजाने लगता है, तो क्रमबद्धता की। तो यहाँ 3S की मैंने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन के लिए। ये एग्जाम्स में ऐसे देता भी है कि कंजर्वेशन की क्वालिटीज़ जो होती है किस डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये इसमें होता है। ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये 11 साल के ऊपर की होती है। तो 11 साल के ऊपर की अवस्था एडोलसेंस से आप जोड़ सकते हैं कि एडोलसेंस का, तो एडोलसेंस में थिंकिंग पावर कैसा होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले भी मैंने एडोलसेंस में आपको बताया है कि एडोलसेंस में थिंकिंग पावर काफ़ी लॉजिकल हो जाता है। और इसके पहले का स्टेज में देखिए ये कॉन्क्रीट चीज़ों को सोच रहा है, जो सामने है उसी के बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सामने नहीं है यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर रहा है, जो सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग करता है, रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाता है। हम उसको कोई रूल दे देंगे, मैथ्स में जो होते हैं ना रूल दे देते हैं कि ये ऐसे होगा, तो फिर वो खुद उसको बना लेता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की आ जाती है, सिस्टमेटिक क्रमबद्धता आ जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब जो सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में भी वो थिंकिंग करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे कॉन्क्रीट, तो ये याद रखिएगा, इसमें कॉन्क्रीट है और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात है। इसमें सिस्टमेटिक है, इसमें सिस्टमेटिक नहीं है। इसमें रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल की क्वालिटी तो ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है तो यहाँ होगी। तो ये इस प्रकार मैंने आपको समझाया है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, इसी के साथ ये समाप्त होता है।